नमस्कार, मैं अभिलाष शिखराजा। आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। पाकिस्तान के आर्मी चीफ अब तक थे, फिर वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उनकी हार मिली फिर भी प्रमोशन दिया जाता है उनको और वो फील्ड मार्शल बनाए जाते हैं और उसके बाद फिर से पाकिस्तान में संविधान संशोधन करके उनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ बना दिया जाता है। यानी पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स आज की तारीख में कोई है तो असीम मुनीर है। असीम मुनीर लगातार भारत के खिलाफ जहरीली बयानबाजी कर रहे हैं। जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ तो उससे पहले उनका बयान आपको याद होगा, टू नेशन थ्योरी पर उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने एक तरह से हिंदू राष्ट्र से कंपेयर किया था, भारत से क्यों अलग होना चाहिए इस्लाम के आधार पर, इसकी उन्होंने बात की थी। उसके बाद फिर पहलगाम आतंकवादी हमला होता है, फिर ऑपरेशन सिंदूर भारत लॉन्च करता है और चीजें बढ़ती रहती हैं। लेकिन असीम मुनीर लगातार भारत के खिलाफ जो जहरीली बयानबाजी करते हैं, आक्रमण बयानबाजी कर रहे हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर वैसे बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है, इसी बात पर बात करने के हमारे साथ बेहद खास मेहमान है फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी जनरल वेद मलिक सर। सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेरी वेलकम सर। सर, आप कारगिल युद्ध में भारत का नेतृत्व कर चुके हैं, जीत दिला चुके हैं। कई सारे पाकिस्तान के आर्मी अधिकारियों से, जनरलों से आप डील कर चुके हैं। सबसे पहले जो असीम मुनीर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, अमेरिका में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक बजरी का ट्रक है, भारत एक मर्सिडीज बेंज है, चमचमाती कार है। फिर न्यूक्लियर थ्रेट देते हैं, अलग अलग तरह का थ्रेट दे रहे हैं। आप उनके बयान को कैसे देखते हैं? एज ए आर्मी अधिकारी रह चुके हैं, आप कैसे देख रहे हैं सर? नमस्कार अभिजात। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आसिम मुनीर आजकल ज्यादा बोल रहे हैं जी। मैं उनको देखता हूँ एक रेडिकलाइज्ड मौलवी जो आर्मी की यूनिफॉर्म में है जी। और मैं उनको देखता हूँ जनरल जिया जो थे, एक दफा उनके आर्मी चीफ थे और फिर डिक्टेटर रह चुके हैं, उसका और परवेज मुशर्रफ का एक कॉम्बिनेशन है आसिम मुनीर। रिलीजियसली मैंने बोला, जैसे रेडिकलाइज्ड मौलवी हैं, उनको कुरान शरीफ बिल्कुल याद रहती है और एंटी हिंदू आपने बताया जैसे, तो वो है, एंटी इंडियन है। इस वक्त वो सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, जितने भी मैंने पहले भी देखे हैं, तो सिवाय डिक्टेटर्स के जब बाकी चीफ देखता हूं तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। पूरा सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब तकरीबन उन्हीं के कहने पे नाचती है, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड। और साथ में उनको मैं देखता हूं कि बड़े एम्बिशियस हैं और रूथलेस भी हैं। अभी आपने जैसे देखा होगा कि जिस तरीके से वो इमरान खान के और उसकी पार्टी के बदला ले रहे हैं जी, और उनको जिस तरीके से उन्होंने कैद में रखा हुआ है, ये भी मुझे याद दिलाता है जनरल जिया के टाइम के ऊपर जब उन्होंने भुट्टो को कैद में डाला था जी। तो वो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इंसान हैं जो थोड़ा खतरनाक समझे जाते हैं, कि वो खतरनाक आदमी है। सर, आपने जियाउल हक का जिक्र किया और फिर आपने परवेज मुशर्रफ का जिक्र किया। परवेज मुशर्रफ के समय में ही कारगिल उन्होंने शुरू किया था, फिर आप लोगों ने डील किया था उन चीजों से। तो फिर इनकी सोच जो है, परवेज मुशर्रफ की, जियाउल हक की और असीम मुनीर की, आपने कहा कि ये कॉम्बिनेशन है, तो फिर इनके साथ डील कैसे किया जाए? देखिए, हमको हर एक चीज में सतर्क रहना पड़ेगा, दोनों इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों को देखकर जी। इंटरनल सिक्योरिटी का तो ये है कि ये कोशिश करेंगे कि हमारे मुल्क में कम्युनल भेदभाव बढ़े, हिंदू मुस्लिम ऐसी जो चीजें हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इंटरनल सिक्योरिटी में ये जो उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो उनकी एसेट्स बनी हुई हैं, लश्कर तायबा और जैश मोहम्मद, ऐसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका पूरा इस्तेमाल करेंगे जी। उनको और भी ये मदद देंगे और उनका पूरा इस्तेमाल करेंगे। और एक्सटर्नल
सिक्योरिटी के ऊपर मुझे उम्मीद नहीं है कि ये अटैक करने की कोशिश करेंगे जैसे परवेज मुशर्रफ ने किया था, क्योंकि इनको मालूम है कि उसका बदला हम काफी जोर से दे सकते हैं जी। लेकिन ज्यादा खतरा हमको उनसे इंटरनल सिक्योरिटी का है। और छुटपुट कुछ चीज एलओसी के वहां पर हो सकती हैं, वो मैं कह सकता हूँ कि हो सकती हैं, लेकिन बड़ा अटैक करने की शायद नहीं कोशिश करेंगे। ये भी देखना है कि उनके जो वेस्टर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान के, वो भी आजकल लाइव है और वहां पर भी खतरा बना हुआ है। तो उसको देखकर मैं समझता हूँ कि ये अटैक करने की कोशिश नहीं करेंगे। छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं एलओसी के ऊपर, पर हमको ज्यादा खतरा जो है इंटरनल सिक्योरिटी का है। सर, आपने इस्लामिक सोच की बात की है, जो जिहादी सोच ये अक्सर अपने बयानबाजी में करते भी रहते हैं, जिहाद जिहाद जिहाद। इस चीज को कैसे भारत टैकल करे जब आप धर्म को बीच में लाते हैं, जियो पॉलिटिक्स में इस्लाम को आधार बनाते हैं, जिहाद को आधार बनाते हैं, इस सोच को फिर कैसे काउंटर किया जाए? क्योंकि सर ये पाकिस्तान के साथ झगड़े में आप तो बहुत भूमिका निभा चुके हैं। हमेशा सोच, विचारधारा ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सोच को कैसे काउंटर किया जाए? देखिए, जिस तरीके से वो इस्लाम को देखते हैं और जिस तरीके से हमारे भारतीय मुसलमान लोग इस्लाम को देखते हैं, उसमें बहुत फर्क है जी। हमारे यहाँ भी शायद इक्के दुक्के हैं, रेडिकलाइज्ड लोग भी हैं, जैसे आपने पीछे देखा रेड फोर्ट के मामले में भी वहां पर हुआ था। लेकिन बाय एंड लार्ज जो हमारे मुसलमान हैं वो लोग मॉडरेट, मैं उनको कह सकता हूँ। तो उनकी सोच जो है वो बिल्कुल रेडिकलाइज नहीं है आमतौर के ऊपर। और उस चीज को देखते हुए हमको अपने इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर सतर्क रहना पड़ेगा। और जो हमारे लोग कुछ रेडिकलाइज्ड हैं उनके ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी। और जो हमारी मुसलमान हमारे लोग हैं हमारे देश के, उनको पढ़ाई लिखाई में आगे करने की कोई जरूरत है। खासकर जो मदरसा वगैरह में पढ़ के कुछ आ रहे हैं तो उनको मॉडर्न एजुकेशन की जरूरत है, ताकि वो भी उनका जो सोच विचार है वो मॉडरेट रह सके। तो कुछ जगह के ऊपर हमको निगाह रखनी पड़ेगी, सतर्क रहना पड़ेगा। खासकर जो हमारे यहाँ पर मदरसाज हैं। और दूसरा हमारी कोशिश करनी पड़ेगी कि जो अभी यंग मुसलमान हमारे देश के वासी हैं उनको एजुकेशन ऐसी पढ़ाई जाए ताकि वो लोग भी मॉडरेट मुसलमान रह सके। जी सर, अस्सी मुनीर जब से सीडीएफ बने हैं उनका 5 साल के कार्यकाल का एक्सटेंशन दिया गया है। उसे आगे जाकर के बढ़ाया भी जा सकता है। पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है जनरलों को एक्सटेंशन देना। कमर जावेद बाजवा को भी मिला था और अभी जाकर के अस्सी मुनीर को मिला है। यानी कम से कम 2030 तक तो ये रहेंगे ही रहेंगे 5 साल के लिए। उसके बाद बढ़ करके हो सकता है 5 साल के एक्सटेंशन और मिले, जो भी वहां पॉलिटिकल हालात बनते हैं, यानी 2035 तक भी हो सकता है। यानी कम से कम 5 से 10 साल तक हमें अस्सी मुनीर को झेलना होगा। ये किस तरह की चुनौती है सर? देखिए, अस्सी मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया है। और फील्ड मार्शल मतलब 5 स्टार आर्मी ऑफिसर बन जाने के बाद में अब हम उनको कोई छेड़ नहीं सकता है पाकिस्तान के अंदर। तो जो ताकत उन्होंने अपनी हासिल की है पाकिस्तान के अंदर आफ्टर 27th अमेंडमेंट टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन, वो बिल्कुल अद्भुत है। और तो उनको हमको सहना पड़ेगा जब तक वो जिंदा हैं, यूनिफॉर्म में हैं। और सिर्फ 5 साल की बात नहीं है, ये आगे भी उनको सहना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रिटायर होंगे नहीं। जी जी जी। फील्ड मार्शल दे डोंट रिटायर। और फिर जिस तरीके से उन्होंने बाकी अथॉरिटीज ले ली हैं, अभी आप उनके ऊपर ही कैन नॉट बी एक्यूज्ड ऑफ एनीथिंग इन द कोर्ट्स। जी। कोर्ट से बिल्कुल बाहर सुप्रीम कोर्ट उनको कुछ नहीं कह सकता है। उसको हटाने के लिए पाकिस्तान की जो असेंबली है उनको 2/3 वोट चाहिए उनको हटाने के लिए, जो वो कभी भी नहीं हासिल होंगे। तो जो उनको अभी रोबा मिला हुआ है, जो उनको अथॉरिटी मिली हुई है, जो उनको रुतबा मिला हुआ है, तो वो
तो उनके साथ में रहेगा और वो उनको हमें उसके ऊपर उसको झेलना ही पड़ेगा। सर एक चीज मैं जानना चाह रहा था, कारगिल युद्ध हुआ उससे पहले वाजपेयी जी लाहौर गए हुए थे, काफी लग रहा था कि जो रिश्ते काफी सुधर रहे हैं, फिर कारगिल होता है और चीजें खराब हो जाती हैं, लेकिन फिर भी जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ बातचीत एक तरह से जारी थी। उस दौरान आप लोग क्या बात कर रहे थे चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए, ये मैं इस संदर्भ में जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अभी हमारी डिप्लोमेटिक स्तर पे लगभग बातचीत पूरी तरह से बंद है। सैन्य स्तर पे हो सकता है छिटपुट कभी कभी डीजीएमओ लेवल पे बात हो, जैसे सिंदूर में हुआ था, तो बातचीत बंद होना, उस वक्त बातचीत जारी रहना, इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, उन दिनों में भारत और पाकिस्तान के अंदर जो बातचीत थी वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में थी जी। वहां पर नवाज शरीफ थे प्राइम मिनिस्टर और हमारे यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर। जब हम दोनों देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया, तो दोनों को ने ये समझा कि अब इसको खतरे को, जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको कंट्रोल रखने की जरूरत है और आपस में हमको संबंध जो है वो ठीक करने, और उसी वजह से हम लोग हमारे प्रधानमंत्री वहां पर लाहौर गए और वहां पर उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया जी। और लाहौर डिक्लेरेशन जो है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी अपने झगड़े हैं उनको बातचीत से हम रिजॉल्व करेंगे और एक दूसरे के ऊपर अटैक वगैरह ऐसी चीजें नहीं करेंगे हरकत। लेकिन ये जो चीज थी, ये पाकिस्तान आर्मी को, उस वक्त उनके चीफ थे परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ, उनको पसंद नहीं थी जी। और वो नहीं चाहते थे ऐसी चीज आगे बढ़े। तो फर्क ये है कि उस समय हम लोग बात करते थे पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ में, सिविलियन गवर्नमेंट के साथ में, ज्यादा बातचीत उनकी आर्मी के साथ में नहीं थी, और जो हमारी बातचीत चल रही थी उनकी सिविल गवर्नमेंट के साथ में वो पाकिस्तान आर्मी को पसंद नहीं थी जी। और इसी चीज को देखते हुए परवेज मुशर्रफ ने प्लान बनाया था कि वो कारगिल और सियाचिन के सेक्टर के अंदर वो घुसपैठ करके और अटैक वहां पर कब्जा करेंगे हमारी जमीन का। तो ये काफी फर्क रहा है। लेकिन जब वो लोग कारगिल के युद्ध में हार गए, तब परवेज मुशर्रफ ने, जब वो डिक्टेटरशिप अपने आप वो प्रेसिडेंट बन के बैठ गए, तो उन्होंने कोशिश की कि वो फिर बातचीत करके कुछ अपनी हमारी जो गवर्नमेंट है उसको मना लें और कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान कश्मीर के बारे में उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि वो चीजें जो उनकी शर्तें थी हमको मंजूर नहीं थी, तो जो आगरा के समय की, आगरा में जो टॉक्स हुई थी तो वो फेल हो गई। जी सर, आप उस वक्त एक भूमिका में थे, लीडरशिप की भूमिका में थे, तो क्या पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर क्या शर्तें रखी गई थी मुशर्रफ के समय में, जो जिसको भारत ने खारिज कर दिया था? देखिए, वो नहीं चाहते थे कि हम फौज जो है बॉर्डर के साथ में लगा के रखे। उनकी कोशिश ये थी कि फौज वहां से हमारे कश्मीर के इलाके से हट जाए, और वो ये भी चाहते थे कि कुछ ट्रेड आपस में होनी चाहिए जी। और उनका ये मानना था शायद कि इसके बाद में, कुछ समय के बाद में, जब ट्रैफिक दोनों तरफ से हो जाएगा, ट्रेड वगैरह का हो जाएगा, तो शायद लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी हमारी लीडरशिप के अंदर, और मैं उसमें आर्मी की तरफ से हमको उनके ऊपर भरोसा नहीं था, ट्रस्ट नहीं था जी। जिस तरीके से हमने परवेज मुशर्रफ को देखा था, जिस तरीके से उन्होंने शुरू किया था अपना काम, तो हम लोगों को ज्यादातर जो लोग थे, हम वी डिड नॉट ट्रस्ट हिम, and that was the main reason why we did not agree to what he was trying to सर इसीलिए भारत की नई पॉलिसी जो है वो है कि बिना टेररिज्म पे बात की हम बाकी कोई भी बात नहीं करेंगे, अगर कोई बातचीत होगी अगर तो टेररिज्म पे होगी। ये भारत की जो नई पॉलिसी है, इसको सर आप किस तरह से देख रहे हैं कि कोई बात नहीं होगी, पहली बात होगी तो वो आतंकवाद के ऊपर में ही बात होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमको समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में सिविल गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी नहीं है। जी। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है और ज्यादातर जो इंटरनल भी पॉलिसीज हैं
उसके ऊपर उनकी आर्मी का कंट्रोल है, आसिम मुनीर का कंट्रोल है, और पाकिस्तान आर्मी को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जब हम उनकी हरकतें देखते हैं, जब से भारतवर्ष आज़ाद हुआ है, हम दोनों आज़ाद हुए हैं, तब से लेकर अभी तक जो भी उनकी हरकतें देखा जाएं तो वो एंटी इंडियन रही हैं। और ट्रस्ट जब नहीं है तो आप किसी के साथ में जब आपका ट्रस्ट नहीं है तो आप कैसे आगे सुलह कर सकते हैं। और वो लोग अभी हम लोगों को ये है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो इसलिए हमको टफ पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी है, खासकर पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट। और इस वक्त जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान आर्मी का ही इस वक्त रूल है। बिल्कुल सर, आसिम मुनीर अब न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो पाकिस्तान उसके भी प्रमुख है, यानी परमाणु जो हथियार है उसके पूरी तरह से करता धरता मालिक बन चुके हैं। आप इस थ्रेट को कैसे देख रहे हैं, और उनकी धमकियों से जोड़ते हुए जो वो बार बार न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं डायरेक्ट, इसको सर आप कैसे देख रहे हैं? ये चीज थोड़ा और खतरा बन गई है। आसिम मुनीर जो अभी 27th अमेंडमेंट उन्होंने की है, उसके अंदर उन्होंने ये किया गया है कि जो भी उनके स्ट्रेटेजिक वेपन्स के अथॉरिटी है, जो उनका कमांड है, तो उसके ऊपर सिर्फ आर्मी का ही आदमी जो है वो हेड करेगा। बिल्कुल सर जी। और वो हेड जो है बनेगा तब जब आसिम मुनीर उसको रिकमेंड करेंगे और फिर प्राइम मिनिस्टर साइन करेंगे। इसका मतलब है कि कोई और आर्मी के अलावा कोई और आ नहीं सकता वहां पर उस अथॉरिटी के अंदर। तो इसका मतलब यही हुआ कि पूरा का पूरा कंट्रोल इस वक्त आसिम मुनीर के हाथ में है जी। पाकिस्तान की न्यूक्लियर अथॉरिटी का। और जब रेडिकलाइज आदमी ऐसे और थोड़े इरेशनल से आदमी जो हों और एंटी इंडियन उनकी इतनी एटीट्यूड हो, तो उसके ऊपर हमको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव टू रिमेन अलर्ट एंड उसके बारे में जो है जितनी भी हमको अलर्ट और उस चीज को हमेशा देखना पड़ेगा कि कैसे हरकत करते हैं आगे। सर इसी में मैं एक सवाल और ये जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि भविष्य में जिस तरह से आपने कहा रेडिकलाइज्ड जिहादी सोच, वो विचारधारा, आपको लगता है कि भविष्य में कहीं परमाणु युद्ध का कोई खतरा आ जाए, नौबत आ जाए, इस तरह से आप बढ़ता हुआ देख रहे होंगे पाकिस्तान को? देखिए, हर एक देश की रेड लाइंस होती हैं, पाकिस्तान ने भी अपनी रेड लाइंस बना के रखी हुई है। तो अगर हम कभी उनकी रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो खतरा बढ़ जाता है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, जब भी हम, चाहे वो लड़ाई हो या पीस के टाइम के ऊपर, के रेड लाइंस जो है उनको उसके ऊपर हमको देखना चाहिए। और खासकर जब हमको मालूम है कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर अथॉरिटी है वो मिलिट्री आसिम मुनीर जैसे आदमी के पास है, तो वी हैव टू बी केयरफुल इन आवर बोथ डिप्लोमेसी एज वेल एज इन आवर सिक्योरिटी सेटअप। इस उनके सीडीएफ जो बने हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया कि संविधान में 27th अमेंडमेंट किया गया है, सीडीएफ बन के वो हासिल क्या करना चाहते हैं? मतलब जब न्यूक्लियर फील्ड मार्शल बन चुके हैं, कभी वो रिटायर्ड नहीं होंगे, तमाम उनके पास पावर है, तो सीडीएफ बन के आखिर वो हासिल क्या करना चाहते हैं सर? के साथ लड़ाई करने का कोई फ्रंट खोल रहे हैं या फिर इंटरनल पॉलिटिक्स, मतलब कितना आगे वो बढ़ना चाहते हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर। देखो, मैंने पहले बताया कि बहुत ही एम्बिशियस आदमी है ये, और अभी जो उनको अथॉरिटी मिली है कि वो आर्मी के अलावा नेवी और एयरफोर्स भी उनके हुक्म के नीचे काम करेगी जी। ये जो कार्रवाई की है, तो इसका मतलब है कि जो नेवी का ऑफिसर, जो एडमिरल है उनका, और एयरफोर्स का जो चीफ है, उनको अभी आसिम मुनीर के हुक्म मानने पड़ेंगे। जी जी। तो लड़ाई के समय के ऊपर तो ये बात ठीक है कि सारी फोर्सेस एक आदमी के नीचे काम करती हैं। हमारी तरफ सीडीएस है तो वो लोग सीडीएफ बनाते हैं जी। लेकिन इतनी अथॉरिटी जो है पीस टाइम के ऊपर काम नहीं करती है आमतौर के ऊपर जी। और अभी हमको आगे देखना है कि ये जो उन्होंने अथॉरिटी ले ली है, ये कितनी एयरफोर्स को, पाकिस्तान एयरफोर्स को और पाकिस्तान नेवी को मंजूर है। लड़ाई अगर नहीं होती है और पीस टाइम के अंदर जो है आप उनको डेवलप नहीं करते, उनकी तरफ देखभाल नहीं करते, तो नेचुरली
इंटरनल प्रॉब्लम होंगी। तो इस पोजीशन से एक्सटर्नल भी उसका असर पड़ता है और इंटरनल भी असर पड़ता है। और अभी हमको देखना है आगे कि पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो किस तरीके से आसिफ मुनीर के नीचे काम करती हैं, जिस किस्म की उन्होंने अथॉरिटी ले ली है। जी, और सर इस सबके बीच में अमेरिका का समर्थन मिलना, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। अभी कल ही रिपोर्ट आई, मतलब अमेरिका की तरफ से कहा गया कि वो $1 अरब से ज्यादा वो निवेश करने जा रहे हैं बलूचिस्तान में माइनिंग सेक्टर के लिए। यानी अमेरिका का समर्थन पाकिस्तान को, असीम मुनीर को हासिल है, उस असीम मुनीर को जिसकी सोच जिहादी है। इस जियोपॉलिटिक्स को सर आप कैसे देख रहे हैं? भारत को इस चीज से कैसे डील करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि ये जो इसमें सेल्फ इंटरेस्ट है, सिर्फ देश का नहीं है बट के सेल्फ इंटरेस्ट भी है। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक समझौता कर लिया है पाकिस्तान के साथ में, और ये भी अभी समझौता कर रहे हैं जैसा आपने बोला बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। नाउ ये आगे कैसे बढ़ती है इसमें मुझे शक है। पहली बात तो यह है कि चीन खुद इन चीजों को, वो सीपीईसी को सक्सीड नहीं कर पा रहा है। तो अभी ये जो समझौता करेंगे अमेरिका के साथ में, उसका चीन के ऊपर क्या असर होगा ये देखने की बात है। अगर चीन खुद सक्सेसफुल नहीं रहा है तो वो क्या अमेरिका को सक्सेसफुल होने देगा इस बात के ऊपर? जी। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बुरी हालत में है, इकोनॉमिकली उनको वो बुरी हालत में है। चीन इतना मदद नहीं कर रहा जितना उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था। तो उनके पास और कोई चारा नहीं था, सिर्फ यही था कि वो भीख मांगने के लिए अमेरिका के पास जाए। तो अमेरिका इस हालात का फायदा उठा रहे हैं और पाकिस्तान की जरूरत है कि कहीं ना कहीं से उनको पैसा मिलता रहे। अभी IMF का जो लोन है, अगर अमेरिका उसको मना कर दे तो उनको नहीं मिल सकता, तो इसलिए उनको अमेरिका के पास जाना बिल्कुल ही जरूरी था। तो इस तरीके से वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अमेरिका के सामने। एक सवाल सर, आपने चीन का जिक्र किया है, तो एक थ्योरी यह है कि 2027 में चीन का एक संभावित प्लान है इन्वेजन का ताइवान को। तो चीन चाह रहा है कि भारत को हम पाकिस्तान के फ्रंट पे उलझा के रखें। सो आपको लगता है कि असीम मुनीर को या फिर पाकिस्तान सेना को चीन की तरफ से प्रेशर है कि आप भारत के साथ कंटिन्यू भारत को उलझा के रखिए ताकि उनका जो ताइवान इन्वेजन है वो सक्सेसफुल हो सके? सर इस थ्योरी पे आप बिलीव कर रहे हैं सर? देखिए, ये सिर्फ ताइवान के ऊपर ही नहीं है। चीन की जो स्ट्रेटजी रही है वो 1963 से ही ये आगे चल रही है कि हमारी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर के आपस में अगर हमारे रिलेशन खराब रहे तो उसका चीन को स्ट्रेटेजिक फायदा मिलता है जी, और वो हमेशा उनकी पॉलिसी रही है। और हो सकता है कि अगर वो कोशिश करें ताइवान के ऊपर अटैक करने की और उसको ऊपर कब्जा करने की, तो पाकिस्तान हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जी, में कोई शक नहीं है मुझे, और उस वक्त हमको सतर्क रहना पड़ेगा जी। सर इधर दूसरी तरफ बांग्लादेश का जो फ्रंट है वहां पे भी एक्टिव है। आपने देखा होगा पिछले 7-8 महीने में पाकिस्तान के कई अधिकारी बांग्लादेश जा रहे हैं, बांग्लादेश की सेना के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बांग्लादेश के कई अधिकारी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, यानी एक तरह से तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि पाकिस्तान, ISI ये सब मिलकर के बांग्लादेश बॉर्डर को भी एक अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ? हाँ, बात सही है आपकी कि उससे फिर हमारा इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम और बढ़ गई है, खासकर बॉर्डर के ऊपर, बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर, और एज इट इज हमारी प्रॉब्लम चल रही है बंगाल में और बाकी जगह के ऊपर भी। लेकिन ये ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बढ़ ही रही है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर मुझे इतना खतरा नहीं लगता है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कोशिश की हमारे एरिया को कब्जा करने की तो हमारे पास काफी ताकत है। और ये भी हम लोगों को, सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमने बांग्लादेश को 3 तरफ से घेर के रखा हुआ है लैंड के ऊपर।
और जो चौथा बे ऑफ बंगाल है वहां पर भी हम काफी मजबूत हालत में हैं। तो एक्सटर्नली मुझे कोई खतरा नहीं नजर आता जी। और अगर मैंने कोशिश की, गलती भी की, तो हम उसका अच्छा मुकाबला कर सकते हैं किसी भी टाइम के ऊपर। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर जैसा बताया कि वो आईएसआई के लोग उनको भड़का के और हमारे एरिया में सैबोटाज या ड्रग रनिंग या वेपन रनिंग, स्मगलिंग ऑफ वेपन्स वगैरह, ऐसी चीजें कर सकते हैं और उसके लिए हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, खास करके जब आप मोहम्मद यूनुस का बयान सुनते हैं, जाके जब वो चीन में जाके बोलते हैं कि हम बे ऑफ बंगाल के गार्जियन ऑफ सी हैं, और फिर उनके तरफ से नॉर्थ ईस्ट पे बार बार बयान दिया जाता है, तो जैसा कि आपने जिक्र भी किया है, एक खतरा तो मरता है कि शायद नॉर्थ ईस्ट में फिर प्रॉक्सी वार, मतलब जो आतंकवादी हरकतें हैं वो शुरू हो जाती। फिर बांग्लादेश के लिए हमारे पास इलाज क्या हो सकता है? देखिए, पहली तो बात है कि हमको वो बॉर्डर मजबूत रखना पड़ेगा, चाहे उसमें तार लगानी है। कई एरियाज हैं जहां पर हमने तार लगाने की कोशिश की पर पूरी नहीं हुई है। और दूसरा, जो हमारे बॉर्डर फोर्सेस हैं, बीएसएफ जो कंट्रोल करती है वहां पर, उनको ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा ताकि कोई स्मगलिंग। सो पहली बात तो यह है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना होने दे, और अगर इन्फिल्ट्रेशन होती है कहीं पर तो उसका मुकाबला करना पड़ेगा। हो सकता है कि कभी कभी हमको परली तरफ भी जाना पड़े उनकी तरफ, तो उनको भी खतरा होना चाहिए हमारी तरफ से। और दूसरा, रेडिकलाइज जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जो बॉर्डर के साथ साथ में लगी हुई हैं। अभी हम देख रहे हैं, पिछले जब भी इलेक्शन होते हैं तो कई रेडिकलाइज फोर्सेस अपना सिर उठाती हैं। तो ऐसी जो मदरसे हैं या बाकी जगह के ऊपर उनकी बस्तियां बन गई हैं, और जो लॉयल्टी अपने आप को अभी भी इस्लाम और बांग्लादेश की तरफ दिखाती हैं, तो उसके ऊपर हम लोगों को इंटरनल सिक्योरिटी से इन सब चीजों में आप देखेंगे कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो काम है वो बहुत बढ़ गया है जी। सर्वेलेंस का काम जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, चाहे वो रॉ है या आईबी हैं या स्टेट की जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन लोगों का काम बहुत बढ़ गया है और इनको अभी और भी ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। और इनको जो भी अपने आप को मजबूत बनाने की, मजबूत ऑर्गेनाइजेशन करने की, उसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। सर, इन सब के बीच मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ठीक है, आसिम मुनीर की जिहादी सोच है, वो भारत में एक तरह से, जैसे अभी रेड फोर्ट बम ब्लास्ट हुआ था, हो सकता है उस तरह से फिर वो करवाने की कोशिश करें। और इंडिया ने अभी जो अपनी नई पॉलिसी किया कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारतीय सब कहा गया है। हमारे आर्मी चीफ ने भी सख्त वार्निंग किया कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो नेक्स्ट लेवल का होगा वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होगा। तो फिर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ एक फुल फ्लेज होने का युद्ध होने का खतरा है? फिर इसमें चीन के साथ टू फ्रंट वार का कोई सिनेरियो आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है सर? नहीं, पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे में आपस में झगड़ा हुआ और वो इनिशिएट पाकिस्तान ने किया, तो मुझे नहीं लगता कि चीन जो है उनको ज्यादा मदद देने की कोशिश करेगा, सिवाय हथियार दे सकता है उनको, सर्वेलेंस भी उनकी कर सकता है, जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भी किया था। तो लेकिन वो हमारे बॉर्डर के ऊपर हमला करने की शायद कोशिश नहीं करेगा। दैट इज एज फार एज चाइना इज कंसर्न। लेकिन ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो अगर हुआ तो उसमें मैं समझता हूँ कि वी आर क्वाइट केपेबल ऑफ गिविंग देम जैसे सिंदूर में हमने, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमने अच्छा काम किया है, उस तरीके से हम जवाब अच्छा दे सकते हैं। और हमारे में ताकत है उनको एक दोबारा सबक सिखाने की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच हमें समय देने के लिए। आपसे बातचीत करके काफी अच्छा लगा, काफी सारी चीजें समझने को मिली, जियोपॉलिटिक्स एंड मिलिट्री डिफेंस। सर थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद सर। थैंक यू अभिजात। ओके।